नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। होली का त्योहार है और आप सभी लोग होली की खुशियों में इस समय डूबे हुए हैं, लेकिन साथ-साथ सामने परीक्षा भी है। 14-15 मार्च को पेपर है यूपीएससी का। मैंने आप लोग को एक बात कमिट करी थी कि हम लोग कोई ब्रेक नहीं करेंगे, कोई भी हम लोग ऐसी क्लास को डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। लेकिन मेरे ऊपर भी दबाव है स्टाफ से लेकर के हर एक पक्ष पर, जिस वजह से मैं क्लासेस को उस तरह से रूटीन में जो हम आपकी कंटिन्यू कर रहे थे, उस तरह से नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि आप रेगुलर कनेक्ट रहें, हमेशा रहें और हम आपसे हमेशा के लिए इस तरह से इस कनेक्टिविटी को बनाए रखें आपकी परीक्षा तक। जो आपको एक तरह से मतलब फील कराए और साथ-साथ ऐसे कुछ पार्ट, ऐसी कुछ एक्टिविटीज जो आपको एग्जाम हॉल में आपको मतलब कॉन्फिडेंस दे, वही मैं प्रयास कर रहा हूँ। भले ही छोटा बट बड़ा इफेक्टिव प्रयास है। 10 क्वेश्चंस मैंने कल कराए थे, 10 क्वेश्चन का क्विक प्रैक्टिस आज फिर से मैं कवर करने जा रहा हूँ। हर एक सवाल को नोटिस करिए, रीड करिए, पढ़िए और इसको अपने एग्जाम हॉल में इन सवालों के सॉल्यूशंस को अप्लाई करिए। पहले सवाल से मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ। पार्टनरशिप के एक शानदार सवाल को आप लोग देख रहे हैं। ए बी और सी तीन पर्सन है, 10,000, 15,000 और 20,000 का निवेश करते हैं। एक वर्ष के बाद ए और बी, एक वर्ष के बाद ए और बी में प्रत्येक ने 5,000 अधिक निवेश किया। एक साल तक तो वही निवेश उनका कंटिन्यू था, लेकिन 5,000 का निवेश ए और बी ने एक साल के बाद फिर से अतिरिक्त किया अपने उसी पुराने निवेश में। जबकि सी ने क्या किया, अपने 10,000 रुपए निकाल लिए। प्रारंभ से 3 वर्ष तक निवेश कंटिन्यू हुआ और 3 साल के बाद लाभ का बंटवारा करना है। और वह बंटवारा किस अनुपात में होगा, यही बताना है। लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात पर निर्भर करता है और निवेश हमेशा समय और पैसे पर कंसीडर किया जाता है। कि जैसे ए ने लगाए थे कितना बताइए, 10,000, ठीक है। बी ने लगाए थे बी ने लगाए थे 15,000 और सी ने लगाए थे टोटल यहाँ पर 20,000। एक साल तक कंटिन्यू था, एक साल तक कंटिन्यू था और एक साल तक कंटिन्यू था। इस प्रकार से इनकी एक्टिविटी चलती रही। अच्छा, सी ने भी किया था, हाँ बिल्कुल। एक साल के बाद होता क्या है कि ए ने अपने पैसे में 10,000, देखिए इसने लिखा है ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 और अतिरिक्त निवेश किए, मतलब इनका निवेश हो गया 15, इनका निवेश अब हो गया 20। और ये कंटिन्यू रहेगा पूरे समय तक, ये भी कंटिन्यू रहेगा पूरे समय तक, ये भी कंटिन्यू पूरे समय तक रखा। उसी समय सी ने 10,000 निकाला था तो सी का निवेश अभी 10,000 हो गया। अब मेरी बात को समझिएगा। यहाँ से एक साल तक की एक्टिविटी थी, उसके बाद यह बचे 2 साल, क्योंकि 3 साल का निवेश था। तो 2 साल, 2 साल और 2 साल। अब टोटल अगर निवेश की बात किया जाए, देखिए ए का होगा 10 ए हुआ, 30 ए हुआ, 30 10 कितना होता है 40। 15 ए है, 20 दूना 40, 40 15 कितना होता है, 40 15 55 होता है, करेक्ट है। 40 10 50 5 55। 20 और 20 ए भी मिलकर कितना होगा 40। इस तरह से जो रेशियो बनकर आ रहा है, देखिए 5 अठे 40, 5 11 12 55, 5 अठे 40। 8 11 8 का रेशियो है, जो कि पहले विकल्प में आपके सामने राइट सोल्यूशन के रूप में है। आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, अच्छे से डन कर सकते हैं। ए की आय 20 से 40% ज्यादा है। यदि ए की आय में 20% 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है, तो ए और बी के संयुक्त आय में वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। देखिए ध्यान से, ए है और बी है। यहाँ पर कंडीशन क्या है, लिखा है ए की आय 20 से 40% ज्यादा है। अगर बी की इनकम 100 है तो इसकी इनकम 140 है। सवाल कहता है ए की आय में 25% की वृद्धि होती है। 25% बढ़ना मतलब एक चौथाई बढ़ना। एक चौथाई मतलब 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 बढ़ेगा। मतलब 25% मतलब एक चौथाई करिए तो 35 बढ़ेगा। समझ रहे हैं, एक चौथाई आप सब समझते हैं, 1/4 होगा, 4 से इसको भाग दिया, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। 35 बढ़ने पर यह 175 हो जाएगी, करेक्ट है। 175 अभी नहीं आया, एक ही हो गई। बी की तरफ चलते हैं तो बी ने क्या किया कि 40% बढ़ाया। अच्छा, 100 इतना बढ़िया होता है कि इसमें जितना परसेंट आपको बढ़ाना सीधा सीधा उतना जोड़ दीजिए। अब इनकी इनकम 140 हो गई। इसने कहा कि ए और बी की संयुक्त आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। पहले ए और बी की संयुक्त आय कितनी होती थी बताए, 240 होती थी। अभी दोनों की संयुक्त आय कितनी हो गई, 5 हो गई, 7 4 11, 1 1 2 3, 315 हो गया। 240 से अगर 315 की तरफ चलते हैं तो 60 10 15 75 हो गया। 75 बढ़ेगा क्योंकि 60 तो यही हो गया, 15 और बढ़ा। 75 किस में बढ़ा, 240 में बढ़ा। तो मैंने लिखा 75 गुणा 100 कर दिया बटा 240 कर दिया। ये डिवाइड किया और 3 अठे 24 होता है, 3 से इसको करे 25 होता है, ठीक है। 8 से अब कटेगा नहीं, 4 दूना 8 होता है, 4 25, 25 साम में 625। 625 को अगर हमने यहाँ पे डिवाइड किया, देखिए आपके सामने है क्या कि 75 बढ़ा है गुणे 100 बटा 340 होता है। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, नहीं तो इतना लंबा चौड़ा तो बिल्कुल नहीं बनता। 75 बढ़ा है, गुणे 100 कर दीजिए बटा आप 240 कर दीजिए। एक जीरो हम पहले से काट चुके थे, बाद में उसको फिर से कंसिडर किया था, ठीक है। ये देखिए 2 से 12 होता है, 2 से पंचे 5, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। 5 पचे 25 है, 5 सते 35, 2 37 है।
5×5 = 25 बटा आप 12 कर दें, 12 तो यहाँ 36 होता है, 12 के 12 है, 31 के साथ पहला ही विकल्प है जो कि 31.25। इसके लिए राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, इस सवाल का करेक्ट हल बनकर आ रहा है। सभी लोग पहले ऑप्शन को डन करिए, करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, श्याम 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपए जमा करना चाहता है और इन वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज दर क्रमशः 20%, 30%, 10% है। अंत में उसे कुल कितना पैसा मिलने वाला है, आइए मैं ट्राई करके देता हूँ। यहाँ लिखिए प्रिंसिपल, यहाँ लिखिए अमाउंट। 20% का मतलब 1/5 है, अगर आप बटे 100 करते हैं तो यह भी 3/10 है, बटा 100 कर दीजिए, यह भी 1/10 है, बटा 100 कर दीजिए। अब आगे देखिए क्या होने वाला है, कहेंगे 5 में 1 जोड़कर 6 हुआ, 10 में 3 जोड़कर 13 हुआ और 10 में 1 जोड़कर 11 हुआ, करेक्ट है। इसका मतलब टोटल कंबाइन करने पर ये 500 है प्रिंसिपल, और यह आपका कितना हो जाएगा, देखिए 13 छंगे 78 है, 78 गुणे 11, 11 अठे 88, 11 सते 77, 77 8 कितना होता है 85 होता है, 800 कितना है 58। मतलब प्रिंसिपल अगर मेरा 5500 से कंपेयर किया जाएगा, 10 बार गया और ये भी 10 बार आप ले जाइए, तो 10 बार अगर हम इसको ले जाते हैं तो 8 5 8 0, 8 5 8 0 इसका करेक्ट आंसर होगा, 8 5 8 0, जो कि आपको सी विकल्प में राइट सोल्यूशन दिया हुआ है। आप सभी लोग लगा सकते हैं, करेक्ट पॉइंट आंसर नोट कर सकते हैं। मान लीजिए वह सबसे बड़ी संख्या है, मान लीजिए वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 41, 71 और 91 को भाग देने पर समान शेष बचता है। और मतलब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा उस संख्या, जैसे वह संख्या जिसको 41, 71 और 91 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है, और उसी शेषफल की बात कर रहा है, वो जो शेषफल बचेगा 45 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, मतलब उस संख्या के साथ 45 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। मेरे पास यहाँ पर 41 है, 71 है और 91 है। एक संख्या ऐसे लेने हैं जो प्रत्येक दशा में समान शेषफल दे, मतलब ऐसी संख्या ढूंढना है जिस संख्या से मैं इसको भाग करूं, इसको भाग करूं, इसको भाग करूं, हर केस में समान शेषफल आए। इसके लिए पहला काम डिफरेंस देखना चाहिए, ऐसे डिफरेंस देखना चाहिए। इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 30 का है। इसका डिफरेंस देखिए कितने का है, 20 का है। और इसका डिफरेंस आप देखिए तो कितने का है, 50 का है। समझ रहे हैं कि नहीं, 30, 20 और 50 का डिफरेंस है, तो 30, 20 और 50 का आप एलसीएम क्या ले लें, 30, 20, 50 का एचसीएफ ले लें। 30 लिया, 20 लिया और 50, इन तीनों का जब एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ हो जाएगा 10, 10 चौके 40, 10 सते 70, 10 91। तो यहाँ पर आपको समझ में आया वह संख्या हमारी कितनी होने वाली, एचसीएफ इसका 10 हो गया। और अगर हम बात यहाँ पर करते हैं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर 1 होगा। दरअसल ये मेंशन नहीं किया एक्चुअली कहना क्या चाहता है, अब कहना क्या चाहता है स्पष्ट नहीं है, तो अगर हम चाहें तो वह संख्या को ही कंसीडर करें कि अगर हम उसी संख्या को ही लेकर चलेंगे, संख्या को लेकर चलेंगे तो संख्या 10 है, तो इसको अगर आपने 10 माना तो यहाँ 45 है। अब ऐसी केस में अगर हम इनका एलसीएम ढूंढेंगे तो एलसीएम तो यहाँ पर कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि 45 और 10 दोनों से कटने वाली संख्या 90 है। बट अगर मान लीजिए हम रिमाइंडर सोचते, तो रिमाइंडर सोचने के लिए तो हमारे पास मान लीजिए, अब आप समझ ही गए कि एक रिमाइंडर है, और 1 और 45 का अगर हम करते तो 45 होता। फिलहाल हमसे मेंशन नहीं किया था, मैं एकदम 90% परसेप्शन श्योर है कि 90 ही आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, क्योंकि उस रिमाइंडर को लेकर के सवाल बनना उतना मतलब लॉजिकल नहीं लग रहा था जितना उस संख्या को लेकर के बनने पर बन रहा है। ठीक है, तो फिलहाल 90 हम लेकर चल रहे हैं। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 20% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, जितना कमाता है उसका 20% किराया देता है। हर महीने वह वाहन पर 600 रुपए, किराने पर 3,500 रुपए खर्च करता है और शेष 500 रुपए बचा लेता है। उसका मासिक वेतन बताओ कितना है। देखिए स्थिति क्या है कि हर व्यक्ति की कमाई, जैसे उसकी भी कमाई 100% है, 20% उसने कहाँ खर्च किया है, अपने घर के किराए पर, इसने रेंट दे दिया है। इसके बाद उसके खर्चे जो है पैसे में है, अमाउंट में है, जिसमें वाहन पर उसने 600 खर्च किया, किराने पर उसने 3500 खर्च किया, ठीक है 3500 खर्च किया, और 500 रुपया उसने बचाया। इसके बाद अभी उसके पास बचत भी है, तो पहले नोटिस करिए कि उसका अभी टोटल खर्च कितना, 6 5 11, 4100 टोटल खर्च हुआ। अभी भी उसके पास 500 बचा है, अगर वह 500 ना बचाता तो इसको भी यहीं लगा देता, जो बचत है उसकी, अगर इसको भी यहीं पे लगा देता 500, तो उसका टोटल यहाँ पर खर्च कितना हो जाता बताइए, 41 5 4600। तब आपको समझना चाहिए जो 4600 है ना, यही तो इसके बाद की रेंट के बाद की वैल्यू होनी चाहिए। इसलिए अगर वेतन निकालना है तो मानिए कि 80% है, 80% का मतलब है 4600, और आपको अगर कंप्लीट वेतन निकालना है 100%, तो 100% का मान निकालिए। 20 चौके 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 2 4 पंचे 20, ये हो गया, 5 से गुणा करें 0, ठीक है, 5 पचे 25, 5 1 के 5 2 7, 5750 है। बी विकल्प राइट सोल्यूशन इसका 5750 यहाँ पर उसका कंप्लीट वेतन होना चाहिए, जो इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिएगा, ये सरलीकरण का सवाल है, सिंपल सवाल है, आप सभी लोग वर्किंग में जाएं, बॉडमास के मेथड को फॉलो करें।
पहले ब्रैकेट की तरफ चले। ब्रैकेट में देखा तो 18 दूना 36, 36 से 34 निकला 2 होगा, और 10 में 2 जुड़ा तो 12 होता है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास स्थिति ये है कि 2 पहले 3 का गुणा होगा तब, क्योंकि बॉडमास की स्थिति ये होती है BODMAS, अर्थात बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी पहले छोटा, मझला और बड़ा, करेक्ट है, और उसके पहले बार होता है, हालांकि बार किसी में है नहीं अप्लाइड। इसके बाद ओ है, ओ का मतलब भाग से पहले ऑफ होता है, मतलब का होता है। तो आप भाग नहीं करेंगे, पहले 2 से 12 को भाग कर दे, पहले इनको 6 करे 6। अब 6 ने अगर भाग किया है 12 को तो ये आएगा 2। 34 से भैया 10 निकला 24, तो 10 होगा, और 10 में 2 जुड़ा तो कितना होता है 12। 12 अगर इसके साथ जुड़ेगा तो 32 आना चाहिए इसका राइट सोल्यूशन। और 32 देखिए बी विकल्प में आपके सामने है भी आंसर, तो आप सभी लोग 32 इसके लिए बी विकल्प करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। सही उत्तर आपका 32 हो जाएगा। कालीन की लंबाई है 20 सही 5/2 मीटर। कालीन हमारा 20 सही 5/2 मीटर है। इससे 4 सही 1/2 मीटर की लंबाई वाले कालीन के कितने टुकड़े टोटल बन सकते हैं? सीधा सीधा भाग करना है। 20 सही 5/2 को, 20 सही 5/2 को, मतलब एक तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहे तो लिख दीजिए ऐसे 20 सही जैसे 5/2 क्या हो जाएगा बताइए। चाहे तो आप इसको ढाई जोड़ दीजिए तो 22.5 होगा। मतलब अगर आप ये जानते हैं कि 20 प्लस ढाई 2.5 है, और इसको 22.5 कर दीजिए, और यहाँ पर यह कितना है 4.5 है। 4.5 से इसको भाग करिए, दशमलव हटा दशमलव, 45 है, और यहाँ पर 225, 5 9 45 है, 5 चौके 20 है, 5 पच्चे 25 है, 9 पचे 45 है। इसकी राइट सोल्यूशन देखिए कितना होगा, डी विकल्प होगा। तो डी आप लोग लगा सकते हैं, 5 इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किया, मतलब खरीद के 410 रुपए मरम्मत पे लगाया, फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% के लाभ पर सी को बेच दिया, सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 में बेचा। वस्तु के लिए ए ने कुल कितना भुगतान किया था, ये हमको बताना है। देखिए पर्सन के नाम पे देखा जाए तो पर्सन में ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब अब डी तो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अंतिम में सी ने डी को ही बेचा होगा। स्थिति देखिए, समझ कंडीशन देखिए, कैसे कैसे क्या क्या मेंशन किया है, पूरी बात को समझिएगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा इसको सतत के हिसाब से लेकर चले तो बेहतर रहेगा, पहले और अंतिम व्यक्ति का रिलेशन कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले ए ने क्या किया था, उसने 30% के लाभ पर बेचा था, तो 30% सबको आइडिया है कि 3/10 होता है। तो पहला व्यक्ति अगर ए है तो अंतिम व्यक्ति यहाँ मान लेते हैं डी, क्योंकि डी डी लिखा भले नहीं है, लेकिन ए ने सी ने जब बेचा होगा तो डी को ही बेचा होगा, तो डायरेक्ट तो डी नहीं आएगा। पहले आप इसको चाहे तो ऐसे हटा सकते हैं। ए ने पहले 10 से 3 में बेचा, 10 से 3 में लाभ लेकर 13 में बेचा, बी को मिला। बी ने क्या किया, 20% की हानि, जो कि 1/5 होता है, अर्थात अगर बी ने 5 में खरीदा, एक की हानि अर्थात 4 में बेचा। सी ने इसे क्या किया, 10% के लाभ पर, अर्थात 10 में खरीद कर एक बढ़ाकर 11 में बेचा, अंत में मिला डी को। अब डी को जितने में मिला उसकी प्राइस हमको पता है, डी ने जितने में प्राइस, मतलब डी की प्राइस कितनी है आप बताइए। डी की प्राइस है 2288, मतलब डी को जो मिला, इसको बताना है कि इसने कितना पैसा टोटल खर्च किया था। ठीक है, प्रॉफिट कोई अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पे लगाता है। आप इसको देखते हैं कितना आंसर आएगा, जैसे काटिए, 11 दूना 22 है, 0 11 8 88 है, 13 चौके 52 है, 52 52 से अगर करें तो 4 बार जाएगा, 4 हो गया, 100 पंचे 500, 500 गुणे आप 4 कर दें तो ये आएगा 2000। 2000 उसने कुल खर्च किया था, बट खरीदते समय उतना कितना भुगतान किया था, क्योंकि उसने तो 410 रुपए उसकी मरम्मत में लगाए थे ना, तो 2000 में उसने खरीदा नहीं था, खरीदा रहा होगा इतने में, खरीदा रहा होगा 1590 में। 1590 में खरीद करके, भाई शून्य 10 से 1 9, और 9 से 4 5, यस 1590 में खरीद कर 410 रुपए उसने मरम्मत में लगाए थे, 410 रुपए उसने मरम्मत में खर्च किया था, तब जाकर के उसने उस वस्तु को जो है, मतलब एक तरह से खरीदने में टोटल भुगतान उसने 1590 ही किया था, जो कि पहले विकल्प में आपके पास है। ठीक है, इतने में खरीद कर 410 रुपए उसने मरम्मत में खर्च किया था, उसके बाद फिर बेचना शुरू किया, क्योंकि हर व्यक्ति अब जब बेचता है तो अपने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट को कंसीडर करता है। ठीक है, यस। यदि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 6 7 8 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2 3 4 5 और 8 आता है, तो x का 150% बताओ क्या होगा। देखो, वह छोटी संख्या है, मतलब x एक नंबर है, या n की तरह समझे, बात एक ही है। पहले इसको 6 से भाग करना है, फिर शेष 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, फिर 12 से। प्रत्येक से भाग करने पर, जैसे 6 से भाग करने पर शेषफल 2 आएगा,
7 से भाग करने पर शेषफल 3 आएगा, 8 से भाग करने पर शेषफल 4 आएगा, 9 से भाग करने पर शेषफल 5 आएगा और 12 से भाग करने पर शेषफल 8 आएगा। ये स्थिति है। एक चीज आप नोटिस कर लीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 6-2 का डिफरेंस 4 है, 7-3 का डिफरेंस 4 है, मतलब हर जगह पर जो भाजक है और जो शेषफल है उनका डिफरेंस आपको 4-4 ही दिख रहा होगा, हर जगह पे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं, आप कंफर्म कर लीजिएगा। सबका डिफरेंस 4-4 का ही दिख रहा होगा। यस। तो आपके लिए बेहतर होता जब भी ऐसे कभी सवाल आते हैं जो हमको फेस करने को मिलेंगे, तो हम सब में डिफरेंस या जो डिफरेंस हमारे पास है सबका डिफरेंस 4 ही देख रहे हैं। ऐसे में हम एक संख्या सोचते हैं जो कि इन सबका एलसीएम कहलाए। दरअसल सबके लिए अलग अलग शेषफल है, अलग अलग शेषफल है, लेकिन भाजक और शेषफल का अंतर समान है। तो पहले आप एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचे जो इन चारों से पांचों से कटे और उसमें से उस मानक जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई हुई है, जो अंतर है, उसको घटा देने से प्रत्येक से भाग देने पर समान शेषफल आएगा। समान नहीं, अलग अलग। अगर समान शेषफल की बात होती तो जोड़ा जाता। तो चलिए पहले इन चारों का एलसीएम सोचते हैं, पांचों का। एलसीएम देखिए तो ये अपने पास 6, 12 का तो टेंशन ही नहीं है। 9 है, 9 में एक 3 और है तो 12 तिया 36 है। और 8 की भी अगर हम बात करें, क्योंकि 8 का 4 तो चला गया, 36 दूना 72 हो गया। 72 अगर होता तो ये 12 से भी कटता, 9 से भी कटता, 6 से भी कटता, 8 से भी कटता, 7 और रह गया। तो 72 गुणे हम 7 कर देते, तो 7 दूना 14 है, 7 सते 49, एक 50, 504 है। 504 बस से 4 घटेगा तो ये संख्या 500 हो गई। 500वां संख्या है जिसको जब मैं 6 से भाग करूंगा तो 2 शेषफल आएगा, 7 से करूंगा 3 आएगा, 8 से करने पर आपका 4 आएगा। करके देख सकते हैं, सबकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। 9 से करने पर 5 आएगा, 12 से करने पर 8 आएगा। बट मुझे 500 नहीं लेना है, मुझे इस 500 का 150% करना है। तो 500 का 150% करिए, बटा 100 कर दीजिए, ये दो जीरो खत्म ही हो गए, 15 पचे 75, 750 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा जो पहले विकल्प में आपके पास है। तो पहला विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट हल आप सभी लोग लगा सकते हैं। सलमान ने 2000 रुपए शाहरुख को 2 वर्ष के लिए कर्ज दिया। सलमान ने 2000 रुपए का कर्ज शाहरुख को 2 साल के लिए दिया और 3000 रुपए आमिर को भी 3 साल के लिए दिया। मतलब तीनों आप जानते ही होंगे बॉलीवुड के बड़े स्टार। यहाँ पर देने वाले कौन है? सलमान है, ठीक है, सलमान है। दो लोगों को दे रहे हैं, शाहरुख को दे रहे हैं और आमिर को दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे दो लोग को दे रहे हैं। यहाँ पर 2000 उन्होंने दिया है शाहरुख को, 2000, और आमिर को दिया है 3000 रुपए, ठीक है। स्थिति क्या है? इनको दिया है 2 साल के लिए और इनको दिया है 3 साल के लिए, इनको 2 साल के लिए और इनको 3 साल के लिए। स्थिति पूरी पढ़िएगा, साधारण ब्याज का प्रोसेस है। और इन्होंने कहा कि प्रत्येक को, जैसे कि जो ब्याज दर दोनों के लिए रखी है, सेम ब्याज दर रखी, जो ब्याज दर उन्होंने सलमान के लिए शाहरुख के लिए रखी, वही ब्याज दर उन्होंने आमिर के लिए रखी है। इस निवेश के बाद, इस टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद उनको उनको दोनों से कुल 390 रुपए ब्याज के तौर पर मिलता है, कुल ब्याज मिलता है दोनों से। तो हमसे वही पूछा प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या थी। जो ब्याज दर यहाँ रहा होगा वही ब्याज दर यहाँ रहा होगा, ठीक है, दोनों का ब्याज दर सेम था। अब आप समझते हैं कि साधारण ब्याज में कुछ करना नहीं होता है, सीधा सीधा अगर ब्याज निकालना 2000 का 2 साल के लिए आर परसेंट करिए, तो परसेंट हटा दो जीरो, तो मतलब ये 40 आर हो गया। इसी प्रकार से इसका परसेंट हटेगा तो 30 या 90 आर हो जाएगा। तो दोनों जोड़ा तो 130 आर हो गया। 130 आर बराबर 390 है। आर बराबर कितना होगा? 3 होगा। आर बराबर 3 होगा, 3% की ब्याज दर होगी और आज के सेशन का ये अंतिम सवाल होगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, कनेक्ट हो रहे होंगे, कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग एक डिस्कशन रखेंगे 4 तारीख को, सेम टाइम पर हम 9-10 बजे के आसपास आप लोगों से बातचीत करेंगे लाइव आकर के। आप लोग इन्वॉल्व रहिएगा, हम लोग होली के लिए भी विशेष भी करेंगे और आगे भी हम लोग जो अगली प्लानिंग उस पर चर्चा भी करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।